मेरा भाई मेरा सब कुछ था। सब कुछ मीन्स मेरी दुनिया। मीन्स एक ऐसा भाई शायद जिसके बिना जीना संभव नहीं है, जिसके साथ ज़िंदगी बहुत हसीन है, दुनिया बहुत हसीन है। अगर मैं अपने भाई के बारे में बताऊँ तो हम दोनों बिल्कुल एक जैसे, हर तौर तरीके से, आचार, विचार, व्यवहार, सोच, एक वो व्यक्तित्व जो किसी भी राह चलते इंसान को अपना बना ले। वो मुझसे 5 साल छोटा था उम्र में तो, लेकिन उसकी समझदारी, उसका केयर, अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए, वो शायद मेरे से 5 साल बड़ा था। कई बार मुझे खुद पे ये होता था कि मैं उससे ज़्यादा पढ़ रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, फिर भी ये मुझसे ज़्यादा समझदार है। मैं कुछ भी अगर लाइफ़ का इससे सॉल्यूशन माँगूँ या कोई भी इससे डिस्कशन करूँ, चीज़ें तो मुझे भी वही आएँगी, लेकिन उसका नज़रिया और बताने का तरीका, वो मेरे से बहुत अलग। वो बहुत कम बातें करता था, मतलब उसकी ज़िंदगी पशु-पक्षी और मेरे मम्मी-पापा और मैं। हमारे खेतों में भी जो काम करती थी महिला या पुरुष, उनके लिए भी गर्मियों के दिनों में लस्सी, छाछ लेके जाना, गुड़ लेके जाना, और उसको पता था कि ये जो लोग हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, ये पेड़ हैं, डेली वेज अर्नर हैं। उसके बावजूद भी उनके साथ खुद काम कराना। एक वो व्यक्ति जिसने कभी खेत भी नहीं देखा हो, जिसकी बोर्डिंग स्कूल जो हमेशा भारी पड़ा है, वो आंटियाँ बोलती रहती थी, बेटा आपको नहीं आता है करना। और जितना काम वो करती थी, उनसे डबल वो कर लेता था, जो कि बहुत यंग था। तो उसने बोला आपके पैसे नहीं कटेंगे, बस मैं ये चाहता हूँ कि जितनी धूप में आप बर्दाश्त कर रहे हो, उससे कम आपको बर्दाश्त करना पड़े ताकि आपका काम पूरा हो जाए। एक वो व्यक्तित्व, मतलब जिससे किसी ने कुछ भी माँगा तो खुशी-खुशी दे दिया, बिना कुछ सोचे। और अगर मैं कभी उदास होती या मुझे कभी ज़रा-सा किसी भी बात पे मेरा मुँह बन जाता, तो हमेशा मुझे ऐसे आके हग कर लेता था कि यार तू ना उदास मत हुआ कर, मुझसे ना देखा नहीं जाता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मैं तेरी आँख में आँसू नहीं आने दूँगा। 26 जुलाई की बात है, तकरीबन रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में उसने मुझे फ़ोन किया। हमारी नॉर्मल बातें हुई, जैसे नॉर्मल बात होती है, डेली पूछना, हाल-चाल क्या है? कुछ स्टडी रिलेटेड अपनी बातें की, बताया कि मैं अब हायर स्टडी करना चाहता हूँ, डीयू से एलएलएम करना चाहता हूँ। मैंने मना किया, तुम पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, बहुत अच्छी है, खाना-पीना, एनवायरनमेंट सब चीज़ें बहुत अच्छी है, तुम वहीं रहो। उसने बोला कि ठीक है, बट मेरा दिल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम फॉर्म डाल दो, तुम्हें अगर लग रहा है तो। फिर उसने बोला ठीक है, फिर उसने कॉल कट किया। फिर से उसने मुझे फ़ोन किया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था कि वो मुझे बार-बार फ़ोन करे, क्योंकि वो बहुत, मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं अपनी बात को 10-15 मिनट 1 घंटा भी, मैं बहुत बातूनी हूँ, शायद ये मेरे प्रोफ़ेशन का असर है। वो अगर उससे तुम 5 सेंटेंस पूछोगे तो 1 सेंटेंस में बात ख़त्म, और इतनी अच्छी कि 1 सेंटेंस में तुम्हें 5 के 5 सेंटेंस के उत्तर भी मिल जाएँगे। तो मैं सोच रही इसको आज क्या हुआ है? क्यों बार-बार फ़ोन कर रहा है यार? तो कह रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुझसे बात करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है तुझसे बहुत सारी बातें करनी चाहिए। लेकिन मैं उस दिन बहुत ऑक्यूपाइड थी अपने कॉलेज के काम में। दैट वाज़ द लास्ट डे कि मुझे अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पूरे करके ऑनलाइन चढ़ाने थे। उस दिन मैं तकरीबन रात को 4 बजे सोई, अपना सारा काम निपटा के कॉलेज का, और मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे था। फ़ोन मैंने अपना टेबल पे रख दिया और मैं सो गई। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ मॉर्निंग में, और मुझे ऐसा सपना आ रहा था कि जैसे बारिश में मेरा घर बह रहा हो। मेरे को फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, मुझे नहीं पता था, फ़ोन साइलेंट पे था। फाइनली 9 टू 9:30 के बीच में मेरी फ्लैट का डोरबेल रिंग हुआ, और मैंने देखा कि मेरे 2 कज़न वहाँ पे हैं। तो मैंने बोला तुम क्या करने आए हो मेरे घर पे सुबह-सुबह? ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी था, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहते हैं। हम बाहर मिले, लेकिन मेरे घर तो वो कभी नहीं आए, मेरे फ्लैट तो कभी नहीं आए। तो आई वाज़ शॉक्ड कि मेरे यहाँ पे क्यों आए? दैट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे हम तुम्हारे होम टाउन सहारनपुर जा रहे हैं, और अंकल जी जो कि मेरे पापा हैं, उन्होंने बोला है कि अलका को अपने साथ लेके आना है। मैंने बोला वो सब ठीक है, मगर दोनों क्यों?
और उनको देख के मैं थोड़ा-सा अंदर से काँप सी गई कि ना एक्चुअली सचिन जो कि मेरा भाई है, उसने बोला उसको चोट लग गई। मैंने बोला चोट कैसे लग गई यार? बट मैं कुछ मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी में कुछ शॉकिंग कुछ हुआ है, मेरे हाथ-पैर काँपने लगे। मैंने कहा नहीं कुछ तो हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी मम्मी नहीं रही, क्योंकि मेरी मम्मी लंबे समय से बीमार थे, 6-7 साल से। मुझे लगा वो नहीं है और ये झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे अंदर से ये एहसास हो रहा था कि कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ ऐसे है जो तुमसे अलग हो गई है हमेशा के लिए। मुझे ऐसा अंदर से फ़ील आ रहा था। मेरे हाथ पैर काँपने लगे, मैं वॉशरूम जाने की कंडीशन में नहीं थी, ब्रश करने की कंडीशन में नहीं थी। मेरे कज़िन्स ने मेरा बैग पैक किया, कैसे-कैसे लैपटॉप वगैरह चीज़ें डाली। मैंने बोला मेरा सारा सामान क्यों डाल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वो हॉस्पिटलाइज़ है ना, तो तुम्हें थोड़ा-सा लंबे समय रहना पड़ेगा। अगर आंटी तुम्हारे मदर उनके साथ में हैं, तो कोई तो भी घर पे होना चाहिए ना, तो तुम ऑनलाइन उधर से क्लास ले सकते हो। मेरे से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने देखा मेरे फ़ोन पे 180 मिस्ड कॉल थी। आई वाज़ शॉक्ड कि चोट नहीं लगी है, कुछ तो भी हुआ है अलग-सा जो ये नहीं बता रहे हैं। शायद मेरी मदर नहीं है। अब मेरे दिमाग में जो सबसे पहला चीज़ आया कि मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, सचिन को, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने मुझसे ज़िंदगी में झूठ ही नहीं बोला है। दुनिया कुछ भी कहे, वो सच बताएगा। तो मैंने पहला कॉल भी सचिन को ही किया और फिर वो फ़ोन किसी और ने पिक किया। तो मुझे समझ आया कि चोट तो सचिन को लगी है। कहीं न कहीं ये तो कन्फर्म है, क्योंकि उसने फ़ोन अपना नहीं पिक किया है, किसी और ने फ़ोन पिक किया है उसका। पर मैं साथ के साथ ये भी सोच के परेशान थी कि उसकी शरीर त्यागने से 1 साल पहले उसकी उँगली कट गई थी। इसकी उँगली कट गई तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं रो-रो के पागल हो गई। मेरे भाई की उँगली कट गई, ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। अब पता नहीं उसको कितनी चोट आई होगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? मैं तो उसका ज़रा-सा दुःख भी नहीं देख सकती। बट मैं अंदर से बहुत हिली हुई थी कि जो भी है समहाउ मुझे फेस करना है। हम दिल्ली से सहारनपुर के लिए निकले। मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत। कैसे-कैसे करके 4 बजे मैं घर पे पहुँची और जैसे ही मैं घर पे पहुँची तो मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। फिर भी मुझे यही था कि शायद मेरी मम्मी नहीं रही। मुझे बताया भी नहीं गया था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई कैसे गए हैं। मुझे लगा कि मम्मी नहीं है, लेकिन जब मैं घर में मैंने एंट्री किया तो मेरे भाई की डेड बॉडी थी। आई वाज़ शॉक्ड। ये कैसे जा सकता है? इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? मैं सिर्फ़ अपने बारे में ही सोच रही थी, अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं कि मैं कैसे जीऊँगी। उसकी एक वजह थी कि मेरे भाई जब तक था, मुझे अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि ये मुझे ना भी सपोर्ट करे। मेरा भाई तो मेरी ढाल बन के खड़ा ही है। एक पत्ता तक वो मेरी तरफ उड़ने नहीं देता। एंड देन आई केम टू नो कि उसका शरीर छोड़ना भी उसका एक आत्मीय व्यवहार ही झलकता था कि हमारे घर पे भैंसें हैं। भैंसों को घास डालना, खेतों से घास लेके आना, जो हमारे घर में काम करते हैं उनका काम है। मगर उस दिन वो लोग नहीं थे। उसको लगा चलो ये काम मैं कर देता हूँ। तो वो नीचे गया और उसने घास काटा। घास काटने के लिए जो मोटर जिससे मशीन कनेक्टेड थी वो इलेक्ट्रिक मोटर थी। उससे तार जुड़ी हुई थी और उससे फिर वो इंजन के ज़रिए घास कटता है मशीन से। उस वायर में जो कनेक्टेड थी उसमें छोटा-सा एक फ़ोल्ड था। उसके ऊपर मेरे भाई का पैर रखा गया। इतना डीप शॉक उसको लगा करंट में कि उसने जैसे ही झटका लगा तो पीछे लोहे की मशीन की एक बीच में शाफ्ट होती है, उसने वो पकड़ ली और वो डबल अर्थिंग होने की वजह से तुरंत वहीं का वहीं रह गया, ऐसे ही एज इट इज़। उसकी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। मेरी ताई जी थी वहाँ पे, उन्होंने देखा, उन्होंने चीख मारी, आसपास से लोग इकट्ठे हुए। तो गांव में डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की पढ़ाई वाले नहीं होते, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको
घबराहट की टैबलेट देने के लिए बोल दिया, जबकि अगर करंट लगाओ किसी व्यक्ति को तो पानी नहीं पिलाना चाहिए। पानी से वो टैबलेट दी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि करंट पूरी बॉडी में फैल गया, और वो एक बार जो उठा भी था वो दोबारा फिर लेट गया। तो मुझे बहुत सारे सवाल थे, काश मैं पहले आ जाती, थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड कर लेती। बट फाइनली मैंने फर्मली सोचा कि ठीक है, सबसे पहला तो मैं मेडिटेशन करूँगी, क्योंकि इसका पीसफुल डिपार्चर यहाँ से होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अपना मेडिटेशन ग्रुप चलता है, अबंडेंस मेडिटेशन, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। मैंने एक मैसेज डाला और हमने नेक्स्ट डे से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। सभी लोगों ने वो सामूहिक ध्यान ज्वाइन किया और हमने अगले 40 दिन तक लगातार ध्यान किया। ऐसे ही फिर अलग अलग दिन अलग अलग ध्यानियों के फ़ोन आने शुरू हो गए। मेरी बहुत काउंसलिंग की, सबने समझाया, बहुत सारी क्लैरिटी दी चीज़ों को लेके, क्या करना है, कैसे होता है। सबने मुझे बताया तुम ये जानते हो। मुझे बहुत नॉलेज थी, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई थी, लेकिन वो ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे आपका सारा ज्ञान ज़ीरो हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो मैंने खोया है वो बस मुझे मिल जाए। ध्यान ही मात्र एक ऐसी चीज़ थी, मेडिटेशन ही मात्र एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझसे फिर से मुझे अपने आप से रिकनेक्ट करवाया, फिर से बताया कि तुम स्वयं एक आत्मा हो। शरीर का धारण बहुत सारे अनुभव लेने के लिए किया है, जिसके लिए दुनिया में आए हो, और वैसे ही वो भी एक आत्मा है और तुम कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन नियमित ध्यान करके। पहले निर्विचार स्थिति में आ जाओ। ये बात मुझे समझ में आ रही थी। मेरी मम्मी सबसे पहले संभली इस इंसिडेंट में। संभली तो मैं नहीं कहूँगी, अभी भी वो रोते हैं, मगर उनको ये रियलाइज़ हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान करती हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं, उनको नियर टू डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ है, तो एक बहुत ही वननेस वाली लाइफ जी रही हैं। सेकंड नंबर पे मैं संभली और थर्ड नंबर पे मेरे फादर। तो मुझे समय तो लगा, लेकिन हर चीज़ का मुझे सॉल्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि मेरा बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए होता है। तो वो जवाब ध्यान के माध्यम से मिलने शुरू हुए, सपनों के माध्यम से मिलने शुरू हुए, तो मुझे क्लैरिटी आती रही। और ध्यान, मेरे को लगा ध्यान नियमित करना है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ और था भी नहीं इसके अलावा। अगर मुझे अपने भाई से कनेक्ट करना है, उसके साथ रहना है, तो वो सिर्फ एक मेडिटेशन ही है जो मुझे उससे जोड़ के रख सकती है। फिर धीरे धीरे कुछ महीने और बीते, तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हुई। अलग अलग जगह जाना, मेडिटेशन, ऋषिकेश में मैं गई, ध्यान महाकुंभ था, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत चेंज हुई, बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत अच्छा फील हुआ। वहाँ पे भी मैंने कुछ अनुभव किए अपने भाई के साथ में, और ज़्यादा क्लैरिटी आई लाइफ की। जब मैं दिल्ली आई इस इंसिडेंट के बाद में, तो मुझे मेडिटेशन सेंटर वालों ने एक बुक गिफ्ट की जिसका नाम था जीवात्मा जगत के नियम। और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मैंने ये चीज़ समझी कि ऐसे हादसा ऐसे पहले भी हुआ है, और जीवात्मा जगत क्या जगत है, जिस जगत में हम रह रहे हैं अभी इस लोक में, ये तो टेम्पररी है। असली घर तो वही एस्ट्रल वर्ल्ड ही है, वही आत्माओं की दुनिया। और हमें लग रहा है कि जो हमारा व्यक्ति चला गया, हम यहाँ पे दुखी हैं, पर सामने वाला बहुत खुश है क्योंकि वो अपने रियल होम में चला गया। ये मुझे क्लैरिटी आना शुरू हो गया था। हालांकि इस बुक को पढ़ने से पहले भी एक सपने के माध्यम से मेरे भाई ने मुझे बताया, लेकिन शायद मैं उस जोन में नहीं थी, मैं वो मैसेज उस तरीके से रिसीव नहीं कर पाई। इस बुक के पढ़ने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये वही चीज़ जो मुझे सपने में दिखाई गई थी, वो सेम स्टोरी अब मैं इस बुक में पढ़ रही हूँ। और वो बुक का मुझे गिफ्ट होना भी एक बहुत ही अलग से तरीके से हुआ। फिर मैंने बहुत अलग अलग किताबें पढ़ी, योर सोल जर्नी, हेलो फ्रॉम हेवन, हैव यू एवर बीन कॉन्टेक्टेड बाय योर लव्ड वन हु डाइड। बहुत सारी अलग अलग डॉक्यूमेंट्री चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की कि और किसके साथ वर्ल्ड में ऐसा और क्या क्या है इन पे चीज़ें, और बहुत क्लैरिटी आई। अगर मैं अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करूं, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया मेरे भाई के जाने के बाद। आई थिंक ज़िंदगी का जो रियल मीनिंग है, आप किस लिए आए हो, वो है कंपैशनेट लाइफ। आई वॉज कंपैशनेट। मैं पहले से ही बहुत सच्ची, ईमानदार और बहुत दिल से जीने वाली लड़की हूँ। मैंने स्वार्थ से कभी किसी से बात नहीं की है। लेकिन जो एक अपनी दुनिया होती है, जो सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें पावरफुल बनना है, तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो हर किसी को अट्रैक्ट करती है, स्वाभाविक है, मुझे भी किया अट्रैक्ट।
लेकिन जब मेरा भाई गया तो मैंने ये चीज़ समझी कि जिस चीज़ के लिए तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, लड़ रहे हो, वो तुम्हारी अपनी है ही नहीं। वो तो सब कुछ ही छोड़ गया है यहाँ पे। जब व्यवस्था ही परमात्मा की ऐसी है कि कुछ छोड़ के ही नहीं जाना, तो किसके लिए लड़ना और क्यों, और किसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो? लाइफ का जो मेन मूल मंत्र है वो है पीस एंड हैप्पीनेस। जस्ट लर्न एंड कंपार्ट। और उस वजह से मुझे एक अलग सा कंपैशन मुझ में आ गया। एक तो होता है कि आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, आपको मास्क पहनना पड़ता है सोसाइटी के सामने। लेकिन इस हादसे ने वो चीज़ मुझ में डाल दी। अगर एक चींटी भी मेरे सामने आ गई तो मुझे वो तकलीफ़ मुझे महसूस हुई कि चींटी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। जो पेन मेरे भाई के जाने से मुझे मेरे माँ बाप को हुआ है, उस चींटी के बनाने वाले को भी होगा। सबसे पहला श्रेय मेरे भाई को जाता है। मैं उसकी आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उसने वो खुद इस प्लैनेट को छोड़ के गया, बट उसने मुझे वो मीनिंग दिया ज़िंदगी का जो हर किसी को सीखना है। और इसमें जो सेकंड बिगेस्ट रोल रहा वो सभी ध्यानियों का, मेडिटेशन सेंटर का, कि जिसकी वजह से मुझे ये सीखने को मिला कि ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय 3 चीज़ें हैं। नियमित आप ध्यान कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएंगी, आप चीज़ें सीखोगे। आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं, आपका व्यवहार ही वैसा हो जाएगा। मैं किसी से मिलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे साथ बैठ के बहुत अच्छा फील आता है। मेरी फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं, मेडिटेटर्स नहीं, कि तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सा पीस है। अभी कहना शुरू किया। मैं उन्हीं दोस्तों के साथ पिछले 10 साल से हूँ, तो मैं समझ पा रही हूँ कि चेंज तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। डेथ का फियर, वो बहुत डर है लोगों को मृत्यु से। मुझे मृत्यु से डर नहीं है। अगर मेरा इतना जवान भाई जा सकता है तो हर कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकती हूँ। आत्मा शाश्वत है, आज है, कल है और हमेशा रहेगी, लेकिन शरीर नश्वर है। ये मैंने समझा, जाना, और इस डर से मैं बाहर निकली। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहले मेरे भाई के जाने से पहले ध्यान मेरी ज़िंदगी का एक अंग था। मेडिटेशन वॉज द पार्ट ऑफ माई लाइफ। नाउ मेडिटेशन इज़ माई लाइफ। अब ध्यान ही मेरी ज़िंदगी है।